बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। आइए जरा योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको बता दें। कुंभ का भव्य आयोजन खत्म हो गया तो योगी जी अब होली मनाने के लिए बरसाना आए हुए थे और यहाँ उन्होंने कुछ एक ऐसी बात कही कि भाई इससे कम से कम ब्रजवासी तो बहुत खुश हुए होंगे। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी का कायाकल्प हुआ, अयोध्या को त्रेता युग की तरह हमने सुंदरतम नगरी बनाने का काम कर दिया है। सफलतम प्रयागराज कुंभ के बाद अब हमको फुर्सत मिली है। काम शुरू हुआ है लेकिन बजट में आवंटन हम कर चुके हैं। अब की बारी ब्रजभूमि की बारी है, मथुरा की बारी है। सुनिए। काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। दो बातें हैं, देखिए थोड़ा सा अंतर है। एक, आप सीधे कृष्ण जन्मभूमि के साथ जोड़कर देखना चाहें, जब क्योंकि अब अयोध्या की बात होती है तो राम जी का मंदिर वहां बनना, तो स्थल पर बनना, या जब काशी विश्वनाथ जी की बात होती है अब वहाँ भी मुकदमा चल ही रहा है ज्ञान वापी मस्जिद पर, और यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी अदालतों में है। तो ये तो एक दूसरा पक्ष है। वो कह रहे थे शहर के विकास की बात कि हम अयोध्या और काशी की तरीके से कायाकल्प करेंगे अब ब्रजभूमि का, और ब्रजभूमि का कायाकल्प अगर होता है तो जाहिर है कि सीधे लोग जो है उसको फिर कृष्ण जन्मभूमि जी के साथ भी जोड़ करके देखेंगे कि भाई राम जी का मंदिर बन गया, अब जरा यहाँ पर जहाँ पर हम मानते हैं कृष्ण जी हुए थे अवतरित, उस जगह भी मंदिर बन जाए। देखिए, एक तो जो कार्ड्स में है ब्रजभूमि में बिहारी जी का जो वृंदावन में मंदिर है उसका कॉरिडोर बनना है, जो योगी जी घोषणा भी कर चुके हैं उसकी। जैसे विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना काशी में, उस तरह के कॉरिडोर की बात हो रही है। महाकाल का गलियारा बना है उज्जैन में, हालांकि उसका स्थानीय स्तर पर तमाम जो पुजारी हैं और गोस्वामी लोग हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह की गलियों में भीड़ होती है, जिस तरह से दर्शनार्थियों के सामने भगदड़ का खतरा रहता है, कई बार भगदड़ हो भी चुकी है, ऐसे में उसकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है। इसके अलावा जो ब्रज के तमाम तीर्थ है, ब्रजभूमि जो है वो तीर्थों की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। श्रीमद् भागवत में तमाम उन स्थलों का उल्लेख है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की थी। वो उनकी हालत बहुत खराब हो गई और ये ब्रज, ये हमारे जो हम लोगों के मित्र हैं विनीत नारायण ब्रज फाउंडेशन के, उन्होंने काफ़ी कई को चिन्हित करके उनका पुनरुद्धार किया भी था, लेकिन उसके बाद कालांतर में फिर धीरे धीरे अभी स्थितियां काफ़ी बिगड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है योगी जी का ध्यान उस तरफ भी है, और अगर ब्रजभूमि का विकास होता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी। स्वागत योग्य बात है कि उन सारे तीर्थों का, उन सारे क्रीड़ा स्थलों का, सारे लीला स्थलों का अगर विकास होता है तो निश्चित रूप से ब्रज क्षेत्र में भी उसी तरह से उसकी ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि एक काशी और अयोध्या कम से कम इनका तो कायाकल्प हो ही गया। हाँ, हम लोग अक्सर बात करते हैं इतने लाख लोग वहां पर जाने हर साल तो ब्रज का भी होना चाहिए। ब्रज श्री कृष्ण जी की लीला स्थली है और ब्रज क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो एक शहर नहीं है। वो आप देखिए, मथुरा उसका केंद्र अगर मान लीजिए तो भरतपुर तक ब्रज क्षेत्र है, चलिए वो राजस्थान में चला जाता है। बुलंदशहर तक जहाँ के आप रहने वाले हैं वो भी ब्रज क्षेत्र है। आपका खुर्जा, ये अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा तक ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। आगरा तक है, लेकिन आगरा ब्रज है, इटावा तक ब्रज माना लेकिन जाता वो बात मंदिर की कर रहे थे। मंदिर मंदिर की बात आपको लगी कह रहे हैं, या बस शहर के विकास? मंदिर तो उसमें अपने आप आ जाता है ना, रेफरेंस है उसका, पॉलिटिकल रेफरेंस। लेकिन ब्रजभूमि का जो विकास है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे नंदगांव, बरसाना, ये पूरा का पूरा इलाका जो छोटा कर रहे हैं, यदि आप वृंदावन, गोकुल, पूरा का पूरा इलाका, वहाँ डेवलपमेंट की बात है। और जैसे वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर की बात है, वहाँ पर कॉरिडोर का काम मतलब शुरुआती स्तर पर शुरू हो गया है।
और जैसे विनीत जी का जिक्र किया, विनीत जी ने बहुत काम किया था, हालांकि पार्टी तो उनके काम पर ध्यान नहीं दे रही। नहीं, काम बहुत किया था उन्होंने। नहीं, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनके काम पर काम नहीं हुआ। देखिए यूपी में एक बात तो साफ और उसका दिखाई दे रही है रेफरेंस ना अपने सर, आप आ जाएगा ना। तीर्थ से अर्थ की प्राप्ति कैसे होती है। हाँ। अगर आप बढ़िया वहां पर व्यवस्थाएं कर दें तो जैसे हम कहते हैं कि बनारस के अंदर अब गोवा से ज्यादा लोग जाते हैं एक साल के अंदर, 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा। अयोध्या में कैसी भीड़ उमड़ी है, इसके तो गोवा सब में लोग तो अब प्रत्यक्षदर्शी मुख्यमंत्री जी को बने हैं, ध्यान कई देना लोग पड़ेगा। आप भी होकर के गोवा में तो टूरिज्म पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल में आ गया गोवा। नहीं तो अब उनको तो फिर अगर राम जी की धरती पर, प्रयागराज में भोले शंकर की धरती पर ये काम हो सकता है तो फिर कृष्ण जी की जन्मभूमि में क्यों ना हो। होना चाहिए। और इससे पूरे क्षेत्र का विकास होता है। केवल अगर ये होगा तो केवल बना हुआ है ना सर, उत्तर प्रदेश भले ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उसका गठन हुआ है, एक अफसर को जिम्मेवारी है, उसकी पूरी प्लानिंग है, यहाँ तक कि मास्टर प्लान 2041 तक का है, उसके हिसाब से उसके बजट बनते हैं। आप ऐसे भी अब वृंदावन में जाएंगे तो कई सड़कें पहले से ज्यादा चौड़ी हुई है, भवन बने हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। तो वो तो जैसे नंदगांव जाइए, कितनी दिक्कत होती है वहां, मतलब अंदर जाने पर रोड गोवर्धन तक देखिए, लेकिन आपको बंदर तो आप वहां के प्रसाद बेचने मैं वाले समझना छोड़ चाह रहा हूं के सरकार जिस विकास का वो वादा कर रहे हैं ब्रजभूमि के लोगों को, इससे लोगों की जिंदगियां कैसे बदलती हैं। उदाहरण अयोध्या और काशी का। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब एक विजनरी लीडर, देखिए भारत को भारत के रूप में समझ के कि भारत को वाकई कैसे विकास होना चाहिए, विकास का मतलब अर्थ तो है ही है, लेकिन उसमें मनुष्य का भी विकास है, उसके कैरेक्टर का भी निर्धारण है, उसका सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के साथ। तो उसको जब हम समझते हैं फिर वो विकास की नीति बनाते हैं। तो ये तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है कि उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ अध्यात्म, धर्म, योग की इतनी बड़ी भूमि है, ये हमारा सॉफ्ट पावर है, ये हमारा इकोनॉमिक पावर भी है, और ये हमारे देश में सामाजिक एकता का भी आधार ये बनेगा। सॉफ्ट पावर हमारी इकोनॉमिक पावर बनेगा। इकोनॉमिक पावर है। अब इस समय परिस्थिति एक 2-3 लाइन और बोल, देखिए क्या है कि आप शादी होगी तो एक कपड़ा आप कभी खरीदेंगे, जब आपका धर्म क्षेत्र चलता है तो प्रतिदिन आपको कपड़ा खरीदना है, प्रतिदिन घी खरीदना है, प्रतिदिन आपको प्रसाद खरीदना है, फिर प्रसाद बनाने वाले प्रतिदिन छोटे छोटे बर्तन खरीदने हैं। तो ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके लिए बड़े फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं, बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, और इसमें कभी मंदी आ नहीं सकती है। ये सतत चलने वाली है, और लोगों के अंदर जो संस्कार उससे पैदा होता है वो समाज। अब जरा एक खबर महाराष्ट्र से और है, एक अलग कंट्रोवर्सी हो गई, और जिनके जरिए हुई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात कहेंगे। भैया जी जोशी सरकारेवार हैं आरएसएस के, और इन्होंने ये कह दिया मुंबई में एक कार्यक्रम में बात करते हुए कि मुंबई में तो बहुत सारे अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग रहते हैं, तो मुंबई में रहने के लिए मराठी जानने की जरूरत नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल बात उन्होंने की कि अगर आपको मुंबई में आकर के काम करना है या रहना है तो आपको मराठी आती ही हो, या अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपका काम चल जाएगा। अच्छा, वो जिस जगह बैठकर ये बात कर रहे थे वहां गुजराती समाज के लोग ज्यादा हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ गुजराती आपको आती है, आपका काम बढ़िया चलेगा। ठीक, इस पर हो गया एतराज। अच्छा, महाराष्ट्र में एक तो ये कहना कि मराठी की जरूरत नहीं, फिर ऊपर से गुजराती आए ये कह देना कि गुजराती से काम चल जाएगा, तो दोहरा इंसल्ट मान लिया वहां लोगों ने। आप सोचिए, उद्धव ठाकरे आरएसएस के सरकारेवार जनरल सेक्रेटरी रहे, मतलब संघ प्रमुख के बाद दूसरी सबसे पावरफुल पोजीशन पर रहे हैं। इनके लिए उद्धव ठाकरे ये सर, जो सरकारेवा है वो पहली सबसे पावरफुल पोजीशन होती है, मेन ताकत तो मेन ताकत होती है। इनके लिए उद्धव ठाकरे कहें इनके ऊपर कि देशद्रोह का केस करो इनके ऊपर। भाई दोनों बातें अबूझ सी हैं। भैया जी जोशी ऐसा क्यों कहेंगे, खुद मराठी होते हुए, मराठी भाषा को लेकर क्या सेंटिमेंट है उसको जानते हुए, और उद्धव ठाकरे इस हद तक चले जाए कि इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बात सुना रहा हूं, दोनों की स्टेटमेंट सुन लें, हालांकि सफाई भी दी उन्होंने बाद में। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। तर घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे, गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। मी तुम्हाला त्यांना आव्हान देतोय, मैं भैया जी जोशी को चैलेंज देता हूं कि आप ऐसी भाषा अहमदाबाद में बोलकर दिखाएं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बंगाल में ऐसी भाषा बोलकर दिखाएं। सिर्फ भाषण ही नहीं बल्कि भाषण करके सही सलामत वो लौट करके दिखाएं। मराठी मानुष अच्छे दिल का है, दयालु है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और सिर पर मारकर चला जाए। बीजेपी ये मानकर चलती है कि मराठी मानुष तो हमें वोट देगा ही, कहां जाएगा। ये
सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े। भाई अब यू टर्न कुछ होता है तो यही होता है। साफ साफ कहा उन्होंने कि मुंबई में रहने के लिए मराठी आना जरूरी नहीं है, फिर बाद में कहा कि भाई मराठी तो आनी ही चाहिए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं। मतलब सफाई अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा की आनी ही चाहिए, नहीं अपेक्षा की जाती है। संग भैया जोशी बहुत सज्जन और सरल आदमी है, वो एक राजनीतिक आदमी नहीं है और उनको कहने का ये अंदाज नहीं था कि मैं जो कह रहा हूं जिस तरीके से कह रहा हूं वो कहना चाहते थे कि भाई अनेकता में एकता है। उनका जो कहने का भाव था कि भाई मराठी में बंबई में आपको रहना तो जरूरी नहीं कि मराठी आना ही चाहिए, बिना मराठी आए भी आप रह सकते हो। कोई इलाका ऐसा है जहां गुजराती डोमिनेट करते हैं, कोई इलाका ऐसा है जहां पर दूसरे कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं, तो आप वहां उनकी भाषा अगर आती है तो आप रह सकते हो। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र के अंदर मराठी अस्मिता को लेकर तो शिवसेना और महाराष्ट्र नवसेना भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक लड़ते रहे। उत्तर भारतीय लोगों को तो सिर्फ मराठी न आने के कारण भगाया गया है। वहां पे बोर्डों के ऊपर कहा गया कि आपको मराठी में लिखना पड़ेगा श्लोक, अपनी दुकान का नाम, वरना आप नहीं रह सकते। और देवेंद्र फडणवीस का कल बयान आ गया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई मराठी तो राज्य की भाषा है, मुंबई की भाषा है, महाराष्ट्र की भाषा है, और जो भी बंबई में काम करने आता है, जो मुंबई में रहता है अपने रोजगार के लिए, उसे मराठी आना चाहिए और सीखने की कोशिश करना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं है लेकिन उसे मराठी आना चाहिए। उनकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल आपको लगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उनका भावार्थ नहीं था कहने का कि भाई मुंबई में कोई बिना मराठी आदमी रह नहीं सकता। आप बोल रहे हैं वो सर, नहीं, कहने का तात्पर्य भाई अब ठीक है उन्होंने कहा, लेकिन उनका भाव जो देखिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई अगर आपको बंबई में रहना तो मराठी मत सीखिए, आप बिना मराठी के भी आप रह सकते हो। उन्होंने एक संदर्भ दिया कि बंबई में सारी भाषा के लोग रहते हैं, घाटकोपर में गुजराती ज्यादा लोग रहते हैं, भाईंदर की तरफ दूसरे समाज के ज्यादा लोग रहते हैं। जिन्होंने कह दिया गुजराती आती है तो चला लोगे काम। सब विजय जी देखिए, भाषा जो है ना, एक तो भैया जी जोशी को खुद को समझ में आ गया कि गलत तरीके से रखी गई ये बात। उन्होंने जो बात रखी है वो लोगों तक गलत तरीके से कम्युनिकेट हुई है, इसलिए उन्होंने खुद ने सफाई दे दी और बहुत जल्दी अपनी तरफ से सफाई दे दी। पहली बात ये, इसलिए ये मत समझिए कि भाव कुछ और, उनको ही समझ में आ गया कि इसका भाव क्या गया। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया कि मराठी भाषा रहेगी और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। इसको दूसरे तरीके से समझिए। एक तो ये समझने की उद्धव जी की बात पे मैं कह दूं कि इस देश में देशद्रोहियों के अलावा सब पे देशद्रोह लगवा दीजिए आप किसी भी बात पर। भैया जी जोशी तो लगा ही रहे थे एक ट्वीट पर देशद्रोह का, भैया जी जोशी पर देशद्रोह का, तो ये कोई मसला देशद्रोह का नहीं है। उन्होंने सफाई। देखिए, देश के उत्तर भारतीय लोग हैं ना, हम लोग जो है इस बात को नहीं समझते। देश के उत्तर भारत के अलावा सभी राज्यों में उनकी प्रांतीय अस्मिता बहुत महत्वपूर्ण इशू है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वो गुजरात में प्रधानमंत्री जी तो 6 करोड़ गुजराती अस्मिता की बात करते रहे पूरी जिंदगी भर, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता पर करती है, महाराष्ट्र में वो चलता है, तमिलनाडु में तमिल संस्कृति को लेकर जो सारा विवाद अभी हिंदी विरोध का हो रहा है, तो वो एक संवेदनशील मुद्दा है। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में अगर रहते हैं तो मराठी इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? इनसिक्योर क्यों होते हैं? इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? मैं कह रहा हूं, मैं सबके लिए पूछ रहा हूं, ऐसा क्या हो जाएगा अगर मान लीजिए जो इन्होंने कहा, मैं तो पहले ही कहा कि प्रैक्टिकल बात है कि अगर वहां मेरा काम मराठी तो वो ना जाने बगैर भी चल रहा है तो चल रहा है ना। आपको बाहर के लोग नहीं चाहिए क्या? बाहर की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए, बाहर का कोई स्किल वर्कर आपको नहीं चाहिए? तमिलनाडु में फैक्ट्रियां, गाड़ियों की फैक्ट्रियां दोनों तरफ लोग चला रहे हैं सर। ये दोनों तरफ है ना कि महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो मराठी सीखना चाहिए आपको। ये उसके साथ तालमेल आपके लिए भी, आप यहां से वहां जा रहे हैं कमाने, ही जाता है और आप उसको नहीं सीखेंगे। नेचुरल है सर। तमिलनाडु में आप मुझे बताइए, आप किसी एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो नॉर्थ से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक कहीं भी गया हो और ये बोल के गया हो कि मैं इनकी भाषा नहीं सीखूंगा? मैं ये कह रहा हूं कि ये देशद्रोह वाला तो कोई मसला नहीं है। सर, बॉलीवुड में देखिए इतने बड़े स्टार है, किसको मराठी आती है? बंबई में रह रहे लंबे समय से कर रहे हैं, बड़ा वर्ग है जिसको मराठी नहीं आती है। जैसे तमिलनाडु में हुआ कि तमिलनाडु के लोग अगर हिंदी नहीं सीखेंगे, जो हिंदी विरोध वहां चल रहा है, तो देश में कैसे विवाद का विषय नहीं रोक रहे? विवाद का विषय नहीं है, लेकिन तमिलनाडु का आदमी जो दिल्ली में नौकरी करता है वो कह दे कि मैं तमिल ही बोलूंगा, हिंदी कैसे सीखे? बोल के दिखा दे। वही कह रहा हूं ना, नहीं चलेगा ना काम, आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी। लेकिन दोनों भाषाओं में आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप भाषाई अस्मिता तो समझ में आती है। मराठियों के अंदर मराठी भाषा को लेकर अलग प्रकार का एक भाव है और वहाँ हिंदी विरोध का भी भाव रहा है। वो हम लोग साहित्यकारों में, गोष्ठियों में देखते रहे हैं जब महाराष्ट्र जाते हैं, वो एक भाव रहा है। लेकिन भैया जी जोशी के बयान
को, तो चूंकि अब इस समय उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति फेल हो चुकी है, जी। तो किसी प्रकार से, और वहां कई दिनों से बात हो रही है मुंबई के भी बृहन मुंबई नगर पालिका का चुनाव है, ठीक है तो उसमें इसको इशू बनाने की कोशिश। देखिए, ये हमारे आजकल इन दिनों हर चीज में अतिरेक देखने की कोशिश है। एक बात सहज भाव से मान लीजिए, कई बात उन्होंने उसका परिमार्जन भी कर लिया, ठीक भी कर लिया उन्होंने, तो इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं है। और भैया जी जोशी जैसे व्यक्ति पर देशद्रोह की बात करना, ये मुझे कहीं से उचित नहीं लगता। और देशद्रोह तो अब फिर कंट्रोवर्सी है, आम आदमी में भी नहीं लगना चाहिए, उनकी अपनी राय है। देशद्रोह का मतलब होता है कि जब देश के खिलाफ कोई काम करे। भाई कोई किसी ने बात कही, आपको अटपटी लगी, आप उसके विरोध नहीं, आप उसकी आलोचना कर दीजिए, विरोध कर दीजिए, आप उसकी मजम्मत कर लीजिए। देशद्रोह का मतलब है देशद्रोह को ऐसा हो गया। बहुत धन्यवाद विनोद जी, अवधेश जी, विजय जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होती है आपसे 1 बजे।